नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। नौसर घाटी स्कूली छात्रा कांड मामले में आज विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी अजयमेरू महानगर की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उपस्थित महिलाओं ने मांग की है कि इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। नौसर घाटी स्कूली छात्रा कांड मामले में आज विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी अजयमेरू महानगर की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मातृशक्ति ने बताया कि स्कूली छात्रा के साथ कुछ युवकों द्वारा किए गए शर्मनाक कृत्य कर लाखों रुपए ऐंठने वाले आरोपियों के साथ शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी भी दिलाई जाए। इस मामले को मातृशक्ति ने 1992 में हुए छायाचित्र ब्लैकमेल कांड से जोड़ते हुए कहा कि जिस प्रकार का कृत्य अभी किया गया है, ऐसा लगता है कि इस कांड की पुनरावृत्ति दोबारा हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। आपको मिला है क्या? पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधीश महोदय को आज हमने ज्ञापन दिया है। जो ये गैंग रेप कांड और षड्यंत्र पूर्वक बच्चियों को महिला फुसला करके फंसाया जा रहा है, 1992 के अंदर जो घटना हुई थी उसी की पुनरावृत्ति ये 2024 के अंदर होने जा रही है और ये बंद नहीं हो रही है। लगातार चेन सिस्टम बना करके जो इस तरीके से मजनू बन करके घूमते स्क्वाड मोटरसाइकिल ले लेकर के और हमारी नाबालिग बच्चियों को फंसाते हैं, उसी के संदर्भ में आज हमने कहा कि फांसी की सजा अपराधियों को दी जाए और उन पर एक अलग गहन जांच नियुक्त की जाए जिससे दोषियों को तुरंत कार्रवाई हो और उनको सजाएं मिले। अच्छा, क्या सुनने में आया इन चीजों के बारे में? आपके कुछ गिरफ्तारियां भी पुलिस ने की है? पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आज हमने जिलाधीश महोदय से भी बात की है तो उन्होंने भी हमारा पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उनको चौराहे के ऊपर फांसी की सजा दी जाए ताकि अगला कोई भी पुरुष या इस तरीके के जो घूमते हैं बच्चियों को बहलाते फुसलाते हो, कोई भी ऐसा कुकृत्य करने से डरे, उनके मन में डर और भय पैदा हो, इसी कार्यक्रम की वापस पुनरावृत्ति नहीं हो। एडिशनल एसपी साहब से मिले, किस तरह का आश्वासन? एडिशनल एसपी साहब से मिले, उन्होंने भी अपने जो कार्यवाही उन्होंने की है और आगे भी करने जा रहे हैं उसका पूर्ण हमको ब्यौरा दिया है और आगे भी उन्होंने किया है कि आप 7 दिन के अंदर इसका परिणाम देखने में आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। तो पूछा नहीं आपने 7 दिन में किस तरह का परिणाम नहीं होता तो क्या रहेगा? किस तरह का नहीं, अगर नहीं होगा तो हम और अभी आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया है। अगर ये इससे पूरी कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक आंदोलन का स्वरूप लेकर के वापस यहाँ पर उपस्थित होगी। आज हम जो 400-500 की संख्या है वो कई 2-2,500-3,000 महिलाएं यहाँ पर आएंगी और पूरा प्रदर्शन किएगी। इसमें हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। अलका गौड़, मातृशक्ति प्रांत से। चलिए, आज हम लोग हिंदू श्रेणियाँ जो है, जो हम यहाँ पर सभी संगठनों की बहनें यहाँ पर ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को और बता देना चाहते कलेक्टर साहब से हम कहने आए हैं कि आज की हालात जो हो रहे हैं, जिस प्रकार 1992 में जो ब्लैकमेल कांड हुआ था और आज जो फिर से पुनरावृत्ति उसकी होने जा रही है वो हम होने नहीं देंगे। साथ में जिस प्रकार मुस्लिम लड़के आज हमारी बहन बेटियों को 7 वंडर में जाके या कैफे हाउस में जाकर गुमराह कर रहे हैं और उनकी फोटो ले रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करने के बाद में उनको पैसे भी उनसे ऐंठ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। अगर मुस्लिम समाज में धर्म के प्रति लड़के अगर साफ सुथरे अच्छे हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर इस धर्म के लड़के कई जगह, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था, फिर से जो लड़के पकड़े गए उसमें मुस्लिम समाज के लड़के हैं, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारी शक्ति बहुत आक्रोश में है क्योंकि ये हमारी बेटियां हैं, आज स्कूल जाती हैं, कहीं जाती हैं, वहाँ से इनको ये लोग किसी के द्वारा मोबाइल नंबर लेकर उनको फोन करते हैं, उनको गुमराह करते हैं, तो ऐसी चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस विषय को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। जहाँ पर कैफे हाउस में जहाँ पर ये लोग जाते हैं, जिनके अवैध कारनामे चल रहे हैं, चाहे उनके होटल हो, चाहे कैफे हो, चाहे वो 7 वंडर्स की जगह हो, ऐसी जगह हम इनके घर तक ध्वस्त कराएंगे, इनको फांसी की सजा देकर रहेंगे। और ऐसा ना समझें कि हमने आज ज्ञापन दे देकर हम शांत हो जाएंगे। हम हर कैफे में, हर होटल में जाकर देखेंगे। यदि हमारी बच्ची के साथ कोई भी मुस्लिम लड़का पाया गया तो हम साफ कहते हैं इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम बुर्का नहीं पहनते लेकिन इज्जत लेके हम लोग भी चलते हैं। इसलिए अपने आप को हिंदू लड़कियों से टकराने की और महिलाओं से टकराने की कोशिश ना करें। हिंदू धर्म की श्रेणियां कमजोर नहीं है, दिखाती नहीं है। मीडिया के माध्यम से मैं ये बात पहुंचा देना चाहती हूँ।
खुल के कहना चाहती हूँ कि हम हिंदू शेरनिया है। अगर इस मुसलमानों ने अपने माँ का दूध पिया है तो मैदान में मिलकर दिखा दे, हम बताएंगे कि हम क्या है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आज कांग्रेसियों द्वारा अजमेर जयपुर बाईपास घुघरा स्थित सुभाष उद्यान पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि एनडीए की कम सीट आने का कारण महंगाई, बेरोजगारी और अनेक जनता से जुड़े मुद्दे रहे हैं जो कि पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो परिणाम सामने आए वे सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आज कांग्रेसियों द्वारा अजमेर जयपुर बाईपास घुघरा स्थित सुभाष उद्यान पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान में आए हुए परिणाम सरकार के विरोध में आए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पूरे देश में हावी हो रखी है। इसके अलावा अमीर और गरीबी की खाई भी बढ़ी है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा था और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर ऐसी भीषण गर्मी में भी डटे रहे। वोट सरकार के खिलाफ पड़ा है और जनादेश भी उन्होंने खंडित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जनता का अपार समर्थन भी मिला है। ये जो लोकसभा के चुनाव थे, ये एक ऐसे चुनाव थे जहां पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि देश के लोग किस प्रकार की राजनीति को पसंद करते हैं। जो राजनीति पिछले 10 साल से भाजपा के शासन में लोगों ने देखी, वो सिर्फ भाषण, प्रचार, प्रोपेगेंडा, झंडा, बैनर, टेलीविज़न और इश्तिहार की राजनीति थी। और देश में जो खाई बढ़ी है, अमीर गरीब, सबसे बड़ा मैं मानता हूँ देश में सबसे प्रमुख जो चिंता का विषय है, 2 विषय हैं। पहला अप्रत्याशित बेरोजगारी और दूसरा जो खाई बढ़ी अमीर गरीब की। जो नीति निर्माण हुआ है वो आर्थिक दृष्टि से सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम सरकार ने किया और अधिकांश भारतवर्ष जो लोग हैं वो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे थे। तो जो परिणाम आज आए हैं, संख्या बल किसका है, गठबंधन सरकार किसकी कब क्या बनती, बात की बात है, लेकिन शुद्ध रूप से जो परिणाम का आकलन आप करेंगे उसमें ये वोट सरकार के खिलाफ पड़ा। भाजपा का संख्या बल 303 था, आज 60-70 उनके सांसद कम चुनकर आए हैं। एनडीए ने दावा 400 का किया था, 200 कुछ पे आके वो अटक गए हैं। और ये जो जनादेश भी है ये खंडित है। किसी भी दल को सरकार बनाने का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मतलब लोगों को जो सत्ता में थे उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और आकलन करना चाहिए कहाँ उनसे कमी रह गई थी। कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को अपार जन समर्थन जनता का मिला है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन राजस्थान में बहुत बेहतर रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में हम एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। इस बार हम लोग 11 सीटों पर भाजपा को हम लोग पराजित कर पाए हैं। ये हम सबकी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। अच्छा प्रत्याशियों का चयन हुआ। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा कैंपेन, राहुल गांधी जी की पदयात्रा, प्रियंका जी का, खड़गे जी का व्यापक जो पूरे देश में प्रचार उन्होंने किया, उसका लाभ उनको मिला है। इसलिए हमारा जो संख्या बल था वो दुगना हो गया और इंडिया अलायंस को बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हर जगह बहुत बहुमत मिला है। तो ये चुनाव मैं समझता हूँ बड़े महत्वपूर्ण थे और सरकार का गठन तो राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद होगा, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो मुझे लगता है कि सरकार के विरोध में है। सरकार की जो नीति थी दमन की, विपक्ष को ख़त्म करने की, संवादहीनता की, संवेदनहीनता की, उसको लोगों ने नापसंद किया है। अयोध्या में बीजेपी हारी है और जिस शहर में मंदिर बना है वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जीती है। तो इस देश के नौजवान, किसान और अधिकांश लोग धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसको पसंद नहीं करते। राजनीति होती है सिद्धांत की, संविधान की, प्रगति की, विकास की, योजना की, उद्योग की, निवेश की। और राजनीति आप करें मंगलसूत्र की, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, उसको नौजवान पीढ़ी और अधिकांश लोग पसंद नहीं करते हैं। ये बात मुझे लगता है भाजपा को समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने संघर्ष किया, पार्टी ने राजस्थान में, हरियाणा में, अलग अलग जगहों में हमको अच्छा प्रदर्शन करने का फ़ायदा मिला है। और मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, राजस्थान के हमारे जो राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूँ देश के सर्वश्रेष्ठ हैं और जिस मेहनत के साथ उन्होंने पार्टी का बीड़ा उठाया। नेता तो सिर्फ हम लोग भाषण देते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पर जिन्होंने भीषण गर्मी में तमाम दबाव के बावजूद, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, डबल इंजन का पूरा उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने जो बूथ पर खड़े होकर इस गर्मी में
लोगों को वोट डलवाकर पार्टी को जिताया है। उनकी मेहनत के कारण आज हमारे अच्छे परिणाम आए। सर, हनुमान बेनीवाल ने एक बयान जारी किया है कि राजस्थान में आरएलपी की ओर से 20 लाख वोट कांग्रेस को पड़े, लेकिन जब गठबंधन की अभी मीटिंग हुई उसमें उनको नहीं बुलाया गया, वो उनका अपमान हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। सब लोग जो इंडिया गठबंधन में थे आज भी गठबंधन में हैं, तो मैं तो समझता हूँ आने वाले समय में हमारे गठबंधन में और दल शामिल हो जाएंगे। सर, भाजपा ने भाजपा ने परिणाम आने के बाद चुप्पी साध ली है। मंत्री जाबर सिंह ने भी कल कहा कि है ना, जो टिकट में हुई है, टिकट दिया गया उसमें कहीं ना। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी मामलों में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनका दल है, उनकी सरकार है, वो जो मर्जी करें, लेकिन राजस्थान के लोगों को आज उम्मीद है कि जो सरकार बनी है वो लोगों की मदद करे। आज अघोषित बिजली कटौती हो रही है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, लोग त्रस्त हैं। बड़े संकट के समय में लोगों को, सरकार को सामने आना चाहिए, प्रशासन को मुस्तैद करना चाहिए और आम जन को राहत दिलाने के लिए काम करनी चाहिए। और ये सिर्फ चुनाव जीतने के पहले के जो वादे थे, अब आज 6 महीने हो गए, तो उन वादों को पूरा करने का समय आ गया। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। चोर सूने पड़े मकान को आसानी से निशाना बना रहे हैं। ऐसा एक मामला दौलाबाटा क्षेत्र का सामने आया, जहां पर सूने पड़े मकान से चोरों ने सोने चांदी के जेवर सहित घर में रखे अनेक सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस पर पीड़ित ने अज्ञात चोर के खिलाफ अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में आए दिन लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है। सूने पड़े मकान को चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा एक मामला दौलाबाटा चौहानों का बेरा स्थित एक मकान का सामने आया, जिसमें चोरों ने घर में रखे अधिकतर सामान पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालकिन की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी माताजी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए वह उसके केसरगंज स्थित मकान पर आई हुई थी। आज जब उन्होंने अपने मकान पर आकर देखा तो घर पर रखा अधिकतर सामान नदारद मिला। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चोर उनके घर से कलर टीवी, प्रेस, सिलेंडर, सोने चांदी के जेवर और करीब 50,000 रुपये की नकदी चुरा कर ले गए। इस संबंध में पीड़ित ने अलवरगेट थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये कहाँ पर हुई है, क्या है पूरा? भैया ये चोरी है एकता विहार कॉलोनी चौहानों का बीरा में। यहाँ मेरी सासू माँ का है। सासू माँ की तबीयत ख़राब थी, जो कि काफ़ी दिन से हमारे घर थी। वो अभी देखा उनको छोड़ने आया, उनका स्वास्थ्य ठीक होने के पीछे अभी देखा आके तो हक्का बक्का रह गया मैं। पूरा सामान तीतर बीतर हो रखा था, प्लस नल तक नहीं छोड़े उन्होंने ऊपर से नीचे तक। और यहाँ 2 दिन पहले भी चोरी हुई है, वो पूरे सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं। अपने यहाँ से तो भैया काफ़ी अभी देखा तो डब्बे डबोली, नल और कैश, सोने के जेवरात हुए हैं, काफ़ी चीज़ें चोरी हुई है। सिलेंडर भी चोरी हुए हैं, कूलर तक चोरी हुए हैं, उधर से कालीन भी चोरी हो गए वो मतलब। और एक घड़ी रखी हुई थी, घड़ी तक निकाल के ले गए। अटैची की अटैची पूरी गायब हुई है। हैंडीक्राफ्ट के आइटम थे वो गए, काफ़ी आइटम गया है। LED टीवी 40 इंच की थी पूरी लॉइड की, वो गई है। और वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, वॉशिंग मशीन भी गई है। नकदी मेरी 50,000 नकदी थी और हार थे सोने के करीब, ऐसे चांदी के सिक्के थे 10-12 सिक्के, वो गए हैं भैया। करीब पूरा टोटल मिला के 4 से 4 लाख तो एवरेज अभी बता रहा हूँ, और कुछ नहीं कह सकता मैं। पुलिस की गश्त वगैरह नहीं होती है भैया? नहीं, कितनी बार कह दिया भैया उनको, मगर आते ही नहीं है गश्त के लिए। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम तनुज गोयल। सासू का क्या नाम है आपका? मेरी सुमन बंसल। चोरी हुई है अपने आप में, क्या क्या माल गायब हुआ है? मेरी मम्मी का घर है ये। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, जो उसके चक्कर में मेरे यहाँ पे आके रह रही थी मम्मी। महीने भर से, करीब महीने भर से आज मम्मी घर पे आई। आके देखा तो बाहर मेन गेट का तो ताला लग रहा था, अंदर वाले गेट की कुंडी लगी हुई थी। और आके अंदर देखा तो पूरा घर उतर पुतर पड़ा हुआ था। क्या क्या माल गायब हुआ है? माल गया है, कूलर गया है, टीवी गई है, प्रेस गए, सिलेंडर गए, डब्बे डोली गए, नकदी गई है, सोना चांदी गया है। नकदी कितनी थी? 50,000 रुपये करीब। सामान क्या क्या था? सामान था, चैन थी, कानों के थे, अंगूठी थी, और क्या क्या सामान? 15 सिक्के थे चांदी के। कूलर, टीवी वगैरह भी आइटम? कूलर थे, टीवी थी, प्रेस थी, सिलेंडर थे और डब्बे डोली वगैरह थे। घर के बर्तन भी ले गए? घर के बर्तन भी ले गए। यहाँ पर आपके क्षेत्र में पुलिस की गश्त नहीं होती है? क्या पता, मैं तो केसरगंज सब्जी मंडी रहती हूँ। आपका नाम? रुचि गोयल। आपकी माताजी का नाम? सुमन बंद। आज प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर में स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री ने वैशाली नगर इकाई की ओर से आश्रम में सिंधी बाल संस्कार शिविर के समापन अवसर पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सदगुरु स्वामी देवराम जी की जीवनी में जो सादगी व अपने गुरु के प्रति समर्पण था, उसे हम बाल्यकाल से ही प्रेरणा लेकर भक्ति करें तो आनंद ही आनंद होगा।
सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के जीवन में जो सादगी व अपने गुरु के प्रति समर्पण था, उसे हम बाल्यकाल से ही प्रेरणा लेकर भक्ति करें तो आनंद ही आनंद होगा। बच्चों को संस्कारवान बनाने के पुण्य सेवा कार्य के लिए भारतीय सिंधु सभा के सभी कार्यकर्ताओं व समाजसेवियों को शुभाशीष की वे आयोजन करते रहें और आश्रम सहयोग करता रहेगा। ऐसे आशीर्वचन प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर के स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री ने वैशाली नगर इकाई की ओर से आश्रम में सिंधी बाल संस्कार शिविर के समापन अवसर पर कहे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर आश्रम के स्वामी राम प्रकाश हशु आसवानी, सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, वैशाली सिंधी सेवा समिति के अध्यक्ष GD वृंदानी, सिंधी बोली विकास समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश मंगाणी, झूलेलाल मंदिर के शंकर टिलवानी ने स्वामी टेऊराम जी, स्वामी बसंत राम जी व आराध्य देव झूलेलाल की मूर्ति पर आरती पूजन कर किया। शिविर गीत मुस्कान कोटवानी ने प्रस्तुत किया। स्वागत भाषण अध्यक्ष किशन केवलानी व आभार इकाई सचिव पुरुषोत्तम जगवानी ने दिया। मंच का संचालन संगठन मंत्री मोहन कोटवानी ने किया। शिविर में बच्चों को योग व प्रार्थना दौलतराम थदानी ने करवाई। शिक्षण कार्य मंजू लालवानी, ज्ञानी मोटवानी, हरी चांदवानी, मंजू लालवानी व संगीत के प्रशिक्षण मीना मनवानी, हेमा केवल रमानी, भूमि चांदवानी, भावना समनानी, नम्रता पमनानी ने तैयार कर मंचीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे सभी ने सराहा। शिविर में 82 विद्यार्थियों की उपस्थिति रही, जिन्हें प्रदेश द्वारा प्रकाशित संस्कार पुस्तक के साथ कॉपी, पेन व सामग्री वितरित की गई। समापन पर सभी को प्रमाण पत्र व उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम में महेश टेकचंदानी, मोटूमल, दिलीप बुरानी, कुमार लालवानी, सीताराम बच्चानी, मुकेश आहूजा, मनीष गोवालानी, कंचन नवलानी, रेणु जेठानी, नेहा सरला, ओम प्रकाश शर्मा, रवि पमनानी, मीरा टिक्यानी, थावरदास गुरनानी, मोहन बदलानी सहित अलग अलग संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये जेव्हा बेटो लोग आए नवना ना खबर कने दादियों जे पजे मोटे ने बुधाई चंडे जो जारो है ए दरबार पवित्र दरबार प्रेम प्रकाश आश्रम स्वामी टेऊराम साहब जी दरबार परम श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी शास्त्री साहब जी जो आशीर्वाद परम श्रद्धेय स्वामी संत राम प्रकाश साहब जी जो आशीर्वाद ए सबनी दरबार जे सेवादार ने समाज सेवी जो आशीर्वाद जो हिन वक्त अॼु जेको आहे साईं टेऊराम साहिब जी जो 40 हली रहियो आहे। 40 में कौन ॾींहुं आहे यादि आहे कंहिंखे? 7 ॾींहुं आहे। पंहिंजो पाण नालो ॾियो वॾा पंहिंजो पाण नालो ॾियो 7 ॾींहुं आहे अॼु। असां प्रार्थना कयूं साईं टेऊराम साहिब जे जीवन मां कुझु असां शिक्षा ग्रहण कयूं। संतनि जेकॾहिं जनम वरितो इहे सवाल में असांजे हशू भाई मोहन जी मूंखां ई पुछी वरितो कि साईं टेऊराम साहिब जो जनम छो वरितो? तव्हां ॿुधाए सघो था जनम छो वरितो? जनम इन करे वरितो त असांखे संस्कार वठणो आहे, सनातन धर्म सां जोड़े रखणो आहे। असांजे मथां परमात्मा जी कृपा आहे, उहा शिक्षा उन्हनि जे जीवन में तप जी जेकी हुई ऐं जेकी उन्हनि आध्यात्मिक शक्ति वरिती, उहा शक्ति समाज में सभिनि जे घर पहुचे। इन करे संतनि जो अवतार थींदो आहे त जॾहिं धरती ते अहिड़ा अवतार थियनि था असांखे मां कुझु न कुझु सुजाॻी थींदी आहे, शिक्षा मिलंदी आहे, प्रेरणा मिलंदी आहे। अहिड़ा साईं टेऊराम साहिब जिन जो देश दुनिया में हर हिकु कुंड में हर हिकु परिवार जे घर तस्वीर हूंदी, नालो हूंदो, दरबार हूंदो, मंदिर हूंदो, सेवा जो कमु हूंदो ऐं रोज़ाना को न को नओं असांखे शिक्षण मिलंदो। अहिड़े साईं टेऊराम साहिब जो नालो वठण सां असां सभिनि जे मन में हिकु आध्यात्मिक शक्ति मिले थी। इन करे तो जोर सां असां साईं टेऊराम साहिब जी वरी जय मल्हाईंदासीं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
कुछ खा पी ले। पिज्जा पॉइंट कंगौर for delicious moment. भीषण गर्मी को देखते हुए आज भामाशाह एसजे भाईती ने अपनी स्वर्गीय माताजी की स्मृति में संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों के लिए पानी की व्यवस्था को देखते हुए वाटर कूलर भेंट किया। भीषण गर्मी को देखते हुए समाज सेवी एनजीओ संस्था और भामाशाहों द्वारा अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों के लिए सहयोग किया जा रहा है। आज इसी क्रम में भामाशाह एसजे भाईती ने अपनी स्वर्गीय माताजी की स्मृति में संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों के लिए पानी की व्यवस्था को देखते हुए वाटर कूलर भेंट किया। जो कूलर अभी आपने उद्घाटन किया है वो भाईती जी हमारे हैं, उनका मोटिवेशन हमारे माहेश्वरी जी ने किया था और उन्होंने आपने देखा होगा कि जो सोनोग्राफी का जो वेटिंग स्पेस थे वहाँ हमारे पास पानी पीने की थोड़ी सी दूर पड़ता था कूलर, तो वहाँ हमने वहाँ लगा दिया है और उस कूलर से हम आसपास के जो एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड है, उन सभी के मरीज और मरीज के रिश्तेदारों को वो फायदेमंद रहेगा। पिछले 1-1.5 महीने से मैं बता रहा हूँ हमारे पास काफ़ी भामाशाह आए हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों को मोटिवेट हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने किया है और बाहर के भी मोटिवेट करने के बाद में आ रहे हैं और काफ़ी दान इस हॉस्पिटल को मिला है जो मरीजों को और आम जन को उसका काफ़ी फ़ायदा मिला है। इन सभी के जो डोनर्स हैं, उनको जो बचे हुए डोनर्स हैं, उनको भी हम सम्मानित करेंगे 14 तारीख को। कल 8 तारीख को एक जो नया हम जो करने जा रहे हैं ICMR, एक हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो भारत की सबसे बड़ी रिसर्च की एजेंसी है, उसके साइंटिस्ट भी हमारे आ रहे हैं पर्यावरण के संबंध में। वो उनका एक घंटे का लेक्चर रहेगा कल 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मेडिकल कॉलेज के। इसके साथ साथ ICMR को मेडिकल कॉलेज अजमेर को किस तरह से जोड़ा जाए, क्या क्या ट्रेनिंग की जा सकती है, क्या क्या रिसर्च किए जा सकते हैं, इसके ऊपर भी उनका व्याख्यान रहेगा जो कल हम 1 बजे 12 से 1 वहाँ करेंगे। तो यह भी एक हम कल एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आप सभी लोग उसमें इन्वाइटेड हैं। भाईती अजमेर से हूँ। मेरी माताजी श्रीमती मनमर देवी भाईती की पुण्य स्मृति में डॉक्टर साहिबान डॉक्टर संजीव माहेश्वरी के द्वारा दी गई प्रेरणा के अनुसार इस हॉस्पिटल में एक वाटर कूलर उनकी स्मृति में दिया है ताकि जनहित के अंदर में एक काम आए। कुछ दिन पहले ही रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठे थे जहाँ रीता जी माथुर और डॉक्टर अविनाश माहेश्वरी, डॉक्टर संजीव माहेश्वरी सबके साथ हम लोग बैठे थे। ऐसे ही बात चली तो माताजी खुद भी चिड़ियों के लिए रोज़ पानी डालती थी पॉट के अंदर में, तो हमें लगा कि इससे बढ़िया उनके लिए एक ट्रिब्यूट क्या हो सकता है। तो मैं इन सभी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बीसलपुर बांध के पास स्थित ग्राम थड़ोली में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पुष्कर में पेयजल व्यवस्था बिगड़ गई। बीसलपुर पाइपलाइन बीते 3 दिन में दूसरी बार क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसे में पुष्कर में बीते 3 दिनों से लोग पीने के पानी का इंतजार कर रहे हैं। बीसलपुर बांध के पास स्थित ग्राम थड़ोली में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पुष्कर में पेयजल व्यवस्था बिगड़ गई है। बीसलपुर पाइपलाइन बीते 3 दिन में दूसरी बार क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसे में पुष्कर में बीते 3 दिनों से लोग पीने के पानी का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, बिगड़ी पेयजल व्यवस्था को सुचारू होने में करीब 1 सप्ताह लग जाएगा, यानी आगामी 1 सप्ताह तक पुष्कर वासियों को अनियमित रूप से पानी मिलेगा। 2 दिन पहले बीसलपुर पाइपलाइन टूटी थी। इस पर जलदाय विभाग ने 36 घंटे का शटडाउन लिया। शटडाउन की अवधि पूरी होते ही इससे पहले गुरुवार को थड़ोली के पास फिर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण पुष्कर वासियोों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन पूर्व एक ग्रामीण काश्तकार ने बैंक से उठाए गए KCC लोन माफ कराने के लिए पुलिस थाने में 11,65,000 रुपये की चोरी होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस की परेड करा दी, मगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का 36 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया तथा आरोपी काश्तकार को 151 के तहत गिरफ्तार भी कर लिया। 3 दिन पूर्व एक ग्रामीण काश्तकार ने बैंक से उठाए गए KCC लोन माफ कराने के लिए पुलिस थाने में 11,65,000 रुपये चोरी होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस की परेड करा दी, मगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का 36 घंटे में पर्दाफाश कर दिया
तथा आरोपी काश्तकार को 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि 4 जून को गांव लेसवा स्थित मुंडेलों की ढाणी निवासी हरजीराम जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह गांव से बाइक पर पुष्कर की यूको बैंक में केसीसी की रकम 11,65,000 रुपये लेकर जा रहा था। इसी बीच नांद स्थित गौशाला के पास नीलगाय से उसकी बाइक टकरा गई, जिससे वह घसीटता हुआ खाई में गिर गया। साथ ही रुपयों से भरी कपड़े की थैली भी गिर गई। 10 मिनट बाद वह खाई से निकला तो रुपयों की थैली नहीं मिली। इस पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की। सीआई ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित की गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने ग्राम लेसवा से घटनास्थल के बीच रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले, जिसमें बाइक पर रुपयों से भरी थैली नजर नहीं आई। इसके अलावा न तो मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त मिली और न ही घटनास्थल पर कोई खाई दिखी। जांच में परिवादी की भूमिका संदिग्ध होने पर उससे पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से कड़ी पूछताछ की, जिसमें उसने लिखित में कबूल किया कि केसीसी लोन के रुपये बैंक से माफ़ करवाने के लिए झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर रुपये चोरी होने की रिपोर्ट दी थी। 4 तारीख को पुलिस थाना पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति है हरजीराम पुत्र खेराम जाट 52 वर्ष के हैं। वो अपने गांव लेसवा मुंडेलों की ढाणी लेसवा थाना सांगन से केसीसी की रकम लेकर 11,65,000 यूको बैंक पुष्कर में आ रहा था, जहां से उसने पहले कई सालों पहले 9 लाख का कोई लोन लिया था। उसका पैसा ब्याज सहित वापस चुकाने के लिए परिवादी ने जैसा बताया कि वो लेके वो आ रहा था, तो रास्ते में नीलगाय ने गौशाला के पास नांद के पास में टक्कर मार दी, जिससे वो गिर गया। गिरने के बाद वो थोड़ा सा अचेत अवस्था में था। इतने में कोई उसके 11,65,000 रुपये उठा के ले गया अज्ञात व्यक्ति। इस पर आईपीसी की धारा अंतर्गत 379 चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी पड़ताल की गई। एक टीम का श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार विशेष टीम का गठन किया गया मेरे नेतृत्व में। उस टीम द्वारा जहाँ की घटना बता रहा है वहाँ के चूँकि सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तो पिछले 1-2 किलोमीटर बैक से उसके गांव की तरफ के सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए गए। तो उस परिवादी ने बताया कि मैं 11,65,000 नगद एक थैले में मोटरसाइकिल पे रखकर दोनों टांगों के बीच दबा के एक थैली में लेके आ रहा था। जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए गए तो उसमें पाया गया कि दोनों टांगों पर कोई थैली नहीं थी। इसको लेकर उस परिवार को वापस आज बुलाया और उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से उससे पूछताछ की गई। उनके दोनों बेटे हैं जो कि नौकरी करते हैं, उनको बुलाया तो उन्होंने कहा साहब हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमारे घर में इतने पैसे थे, और इन्होंने क्या कहा पैसों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर उन्हें वापस परिवादी से पूछा तो उन्होंने कहा साहब बैंक से लगातार नोटिस आ रहे थे, किसी किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने लोन लिया हुआ था जिसको चुकाने के लिए मेरे को पर्याप्त पैसे नहीं थे, और इस कारण मैंने मेरे मन से ये मनगढ़ंत झूठी कहानी बना दी कि मेरा ये सोचते हुए कि हो सकता है किसान जो लोन लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड से जो लोन है वो माफ़ हो जाएगा, और अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहने लगा। इसी बात को फिर उससे वापस पूछा गया तो बोला साहब ये मेरी मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाई थी और पुलिस को गुमराह करके और अपना लोन माफ़ कराने के लिए मैंने ये मनगढ़ंत झूठी कहानी लगी। इसको लेकर आगे की कार्रवाई, कानूनी जो कार्रवाई वो की जा रही है। देखिए जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो बातें छुपाता है, वो अपना आप ही उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। जब उनसे बार बार पूछा गया तो वो कहानियाँ बनाने लगा। जब उनकी मोटरसाइकिल वगैरह उसे दिखाई तो उस मोटरसाइकिल पे कोई भी एक्सीडेंट या नीलगाय जब टक्कर मारती है तो कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ही टूट जाती है, पलट भी जाती है नीलगाड़ी की टक्कर से। तो जब मोटरसाइकिल को देखा गया उस पर एक भी खरोच नहीं थी, और इनके भी कोई जाहिराना चोट, कोई ऐसी बड़ी दिखती चोट नहीं थी कि मोटरसाइकिल। तो इसने बताया कि मैंने हेलमेट पहन रखा था इसलिए मेरे सिर पर कोई चोट नहीं आई, लेकिन मैं क्योंकि मिट्टी में गिर गया था डिसबैलेंस होके। तो इस कहानी को बार बार कभी इस फिर बीच में कहने लगा नाम से बस गौशाला से पहले हुआ है। तो जगह पे जब हमारी टीम लेके गई तो वहाँ पर ये बता रहे कि खड्डे में गिर गया, तो आसपास देखा तो कोई खड्डा था नहीं। उसी को लेकर थोड़ा शक हुआ, शक के आधार पर सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए गए तो मामले का खुलासा हो गया। सर ये पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ? इनके खिलाफ आगे जो भी माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश की जाएगी, न्यायालय जो भी आदेश देगा उसके आदेश में
अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया? हाँ, मुकदमा अभी तो चार्ज पेश होगी। आज उस शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। आगे कोर्ट जैसा आदेश करेंगे, माननीय न्यायालय जैसा आदेश करेंगे, वैसे पालना की जाएगी और इसके खिलाफ 142। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित कपड़ा मार्केट की एक दुकान में अचानक आग लग गई। इस पर क्षेत्रवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आज से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उपस्थित दुकानदार ने बताया कि कपड़े की दुकान के ऊपर वाले कमरे में कचरे में आग लगी थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जी बताइए। हाँ बोलिए ना भैया। डिग्गी बाजार कपड़ा मार्केट में दुकान थी। छोटा सा हादसा है, छत पे गोडाउन पे लकड़ियाँ बारदाना पड़ा था, उसके कारण आग लग गई और फायर ब्रिगेड मौके पे आके बुझा दी। किस तरह की दुकान है? साहिल फैशन के नाम से दुकान है डिग्गी बाजार। किसी तरह की कोई जनहानि? कोई जनहानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। कैसे आग लगे मालूम पड़ा? कैसे? नहीं, छोटा शॉर्ट सर्किट वगैरह हल्का सा धुआं वगैरह हुआ था, कोई ऐसे बारदाने की वजह से लगी थी आग। फायर ब्रिगेड आ गई मौके पे, टाइम पे आ गई और फायर ब्रिगेड सबका। गौपालन विभाग की निदेशक डॉक्टर शालिनी माथुर आज अजमेर पहुंची। उन्होंने पशुपालन विभाग के जिला कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने जिले की समस्त गौशालाओं के बारे में जानकारी ली। बैठक में उप निदेशक डॉक्टर सुनील गिया ने बताया कि जिले में कुल 36 गौशालाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। जी देखिए, राज्य सरकार प्रतिबद्ध है गौशालाओं के प्रति और गोपालकों के प्रति, और इसी की कड़ी में ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 1,40,00,000 का अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत किया गया है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में और ये नवतपा जो चल रहा है उसमें गौशालाओं में पानी की अतिरिक्त सप्लाई की जाए। तो अभी मैं यही निरीक्षण करने आई हूँ कि गौशालाओं में पानी की सप्लाई कैसी है और पशुओं के लिए पर्याप्त छाया, पर्याप्त फॉडर, चारा उपलब्ध है अथवा नहीं। तो ये जो श्री पुष्कर आदि गौशाला है, अभी इसका निरीक्षण किया है, यह व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी पाई गई है। थोड़ा बहुत एरिया जो खुला है उसके लिए इनको ग्रीन नेट लगवाने का एडवाइस किया है, जिससे पशुओं को जो है छाया मिल सके। और पानी के भी अच्छे इंतजामात हैं। राज्य सरकार द्वारा टैंकर से पानी की सप्लाई शुरू की जा चुकी है और आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त भी गौशाला में टैंकर से जो है पानी सप्लाई किया जा रहा है। गायों को चारा भी लगाया, पानी भी पिलाया? हाँ, डेफिनेटली यस, गायों को चारा भी दिया है, पानी भी पिलाया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गुड़ और दलिया की पानी की खेली है, तो ये पानी काफ़ी न्यूट्रिशियस रहता है गायों के लिए। इससे गायों का जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो मेंटेन रहता है, डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है।
तो आज तो पुष्कर आदि गौशाला का निरीक्षण किया है। अभी जी बिल्कुल, आप अगर गौशाला में आए और गौ माता की पूजा नहीं करें तो मैं समझती हूँ निरीक्षण अधूरा है। तो बिल्कुल सनातन संस्कृति को जीवंत रखते हुए गौ पूजन भी किया है मैंने, और मैं खुद भी प्रतिबद्ध हूँ अपनी गौशालाओं के प्रति कि किसी भी गौशाला को अनुदान मिलने में, पानी मिलने में, चारा इत्यादि मिलने में कोई कमी न रहे। बछड़े को अपने गोद में लिया, कैसा लगा आपको? हाँ, ये मेरी जीवन का पहला अनुभव था जब मैंने गाय के बच्चे को गोद में लिया, तो ये काफ़ी एक अच्छा अनुभव था। और जैसा कि विदेशों में तो चल ही रहा है कि आप जो है गाय को गले लगाते हैं, काउ थेरेपी, उससे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को जो है आप एड्रेस कर सकते हैं, जैसे हाई बीपी है या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डिसऑर्डर है, तो आप गाय को गले लगाना, गाय का स्पर्श प्राप्त करना, इसे काउ थेरेपी कहते हैं। तो काफ़ी सुखद एहसास होता है इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ेस क्या में। मैसेज देना चाहते हो? मैं आपके चैनल्स के माध्यम से जन सामान्य को और गोपालकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा करें। जो हमारे पशु हैं, जो कि वैसे तो मूक हैं, ये अपनी भाषा में ही समझा सकते हैं, तो इनके कॉज को आप समझें। गर्मी में इन्हें पर्याप्त छाया, पर्याप्त चारा और पानी आप उपलब्ध करवाएं, और विभाग अपनी ओर से हर संभव मदद करेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।